हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी इस चैप्टर की थर्ड क्लास है। लिखिए पहले आप लोग क्लास नंबर थर्ड। और आज जब तक इस टॉपिक को और इसके बाद की टॉपिक को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप बीच में क्लास छोड़ने के लिए मुझे नहीं कहेंगे। लिखिए जी, क्लास नंबर थर्ड। ठीक है, क्या टॉपिक आज का। हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे थे, सारी बातें हो चुकी थी। उसमें से एक टॉपिक बच गया था, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग and ways to avoid it and ways to avoid it। इसको कैसे अवॉइड किया जाए। डबल काउंटिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। याद है मैंने क्या कहा था कल कि जीडीपी एमपी जो होता है वो होता है समेशन ऑफ वैल्यू एडेड आई टू एन। आई मतलब नंबर वन गुड्स से लेकर के एन गुड्स तक। इंडस्ट्री में जितने भी गुड्स बने, जितने भी सर्विसेज बने, उनकी जो वैल्यू एडेड है वो होता है जीडीपी एमपी। दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि जीडीपी एमपी में सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। समझ लो, इसको ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। दूसरी बात क्या कही थी, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभार ना गलती से इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। अगर इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड हो गए तो डबल काउंट हो गए। कैसे, इंटरमीडिएट गुड्स अगर जीडीपी में इंक्लूड हो गए तो एक तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गए, इफ इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड, गुड्स आर इंक्लूडेड, then GDP figure will not be estimated correctly or be calculated correctly। calculated correctly। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को, ये आई एन टी मतलब इंटरमीडिएट गुड्स है, को अगर आपने इंक्लूड कर लिया जीडीपी में, तो जीडीपी का जो फिगर आएगा, वो कैलकुलेशन जो आएगा वो सही नहीं आएगा, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे सर, डबल काउंटिंग कैसे हो गया, वाई एंड हाउ। वाई मत लिखो, हाउ लिखो। इंटरमीडिएट गुड्स इज द itself is the part of what, final goods। लिखो इसको, intermediate goods are already the part of what, already the part of final goods। intermediate goods are already the part of final goods। अगर इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स का ऑलरेडी पार्ट है तो एक तो फाइनल गुड्स जीडीपी में आ गया और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स भी जीडीपी में आ गया, तो डबल काउंट नहीं हो गया। बात समझ गए। अगर जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमने क्या किया, फाइनल गुड्स लिया, अब प्लस उसमें गलती से इंटरमीडिएट गुड्स भी डाल दिया, तो जानते हो क्या होगा ये कि इंटरमीडिएट गुड्स तो यहाँ पे भी है ही ऑलरेडी, फाइनल गुड्स में भी इंटरमीडिएट गुड्स है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी और इससे क्या होगा, जीडीपी का एस्टिमेशन करेक्ट नहीं आ पाएगा। एग्जांपल लो, यहाँ देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक
क्या एग्जाम्पल दिया था सर? देखो मैं दिखाता हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास में आपको, क्या बताइए? मैंने कहा था, ध्यान देना इस बात को, कि ये सारे 200, 600, 800, 1000 ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और देखो ना, आपका जो फाइनल वैल्यू एडेड है वो कितना हुआ? 1000 हुआ है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड कर दोगे तो आपका जीडीपी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ना, 2600 कहीं ना कहीं हो रहा है। ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वैल्यू एडेड को प्लस किया जा सकता है। देखो ना, वैल्यू एडेड को प्लस कर कितनी वैल्यू आई है? 1000 आई है। सिर्फ इसको प्लस किया जा सकता है। चलिए, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ और क्वेश्चन की हेल्प से आपको फाइनली समझाने की कोशिश करता हूँ। बताइए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि बेटा जान मुझे ये बताइए, इंटरमीडिएट गुड्स आर द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? टेल मी। इंटरमीडिएट गुड्स आर द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट है, इट्स करेक्ट। एंड फाइनल गुड्स, all the final goods are the part of GDP. Is this correct or incorrect? All the final goods are the part of GDP. Is this correct or incorrect? Correct. If final goods are the part of GDP and intermediate goods are already the part of final goods, so intermediate goods with the help of final goods already included where? In GDP. इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स की हेल्प से ऑलरेडी जीडीपी में इंक्लूडेड है। अगर उसको तुम अलग से ऐड करने की कोशिश करोगे ना, इफ़ यू ट्राई टू ऐड द इंटरमीडिएट गुड्स सेपरेटली, देन इट्स अ डबल काउंट। ये डबल काउंट हो जाएगा एंड इट्स अ बिग मिस्टेक। आपका जीडीपी क्या आएगा? गलत आ जाएगा। मान गए? यस सर, मान गए। अब इसको अवॉइड कैसे किया जाए? हाउ टू अवॉइड इट, लिखो पॉइंट। हाउ टू अवॉइड इट, हाउ टू अवॉइड इट, क्वेश्चन लिखो। हाउ टू अवॉइड इट, इसको अवॉइड कैसे करेंगे? इसको अवॉइड करने के लिए दो मेथड्स दिए गए हैं। अगर उन दोनों मेथड्स को आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये अवॉइड हो जाएगा। इस तरह की मिस्टेक्स फिर आप नहीं करेंगे। कौन कौन से मेथड्स है सर? पहला लिखिए, फर्स्ट मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड। हाउ टू अवॉइड इट में है, हाउ टू अवॉइड में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अगर इस मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पहला मेथड कौन सा है? फाइनल आउटपुट मेथड। दूसरा मेथड लिखो वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। इसमें वैल्यू एडेड मेथड तो पिछली क्लास में बात हो ही चुकी है आपसे। फाइनल आउटपुट मेथड भी बात आपसे हो चुकी है। जितने भी गुड्स फाइनली बनते हैं, जितने भी गुड्स फाइनली बनते हैं, उसी गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल आउटपुट। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको पिछले क्लास में, आपको याद होगा तो, आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल दिया था एक, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए एक फार्मर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, मैं किसको बता रहा हूँ पहले? फाइनल गुड्स फाइनल आउटपुट मेथड को। अगर ये एग्जांपल समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे क्या होता है। एक फार्मर की बात हो गई है। फार्मर ने क्या किया है? 0 रुपये खर्च करके प्रोडक्शन स्टार्ट किया। मान लो 0 रुपये खर्च करके प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और जो वीट उसने प्रोड्यूस किया वो 400 की। ये क्या हो गया? अब ये फिर फार्मर ने किसको दे दिया 400 वाला ये गुड्स? किसको दे दिया? वीट किसको दे दिया? फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल के लिए क्या हो गया? ये 400 इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। उसने उसमें कितना खर्चा किया? 200 और लगाया, और उसको कितने का बना दिया? 600 का। 600 किसको गया? बेकर्स को। बेकर्स ने क्या किया? 600 में फिर से क्या प्लस कर दिया? 200 रुपया।
कितने का बना दिया? 800 का। 800 किसको गया? शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने क्या किया? 800 में 100 रुपये प्लस किया और कितने का बना दिया? 900 रुपये का। अब ये 900 गुड्स किसको जाएगा? कंज्यूमर को। क्या इससे पहले ये गुड्स कंज्यूमर को गया था? जब ये फार्मर के पास था तो कंज्यूमर नहीं था। फार्मर क्या? प्रोड्यूसर है। फ्लोर मिल्स क्या? प्रोड्यूसर है। बेकर्स कौन है? प्रोड्यूसर है। शॉपकीपर के पास से अल्टीमेटली कहाँ गया? कंज्यूमर के पास। ये हो गया फाइनल गुड्स। ये क्या हो गया? फाइनल गुड्स। ये हो गया फाइनल गुड्स। तो अगर फाइनल गुड्स मेथड की बात करोगे तो फाइनली जो गुड्स बना है तुम्हारा, फाइनली जो गुड्स बना है तुम्हारा, उसकी जो वैल्यू है वही आपका जीडीपी है। अगर आप इसी मेथड में किसकी बात कर लो, इसी एग्जाम्पल में अगर आप बात कर लो किसकी? दूसरे मेथड की, वैल्यू एडेड की, तो देखो यहाँ पे फार्मर ने 0 से 400 का बनाया था, तो फार्मर के लिए वैल्यू एडेड कितना हुआ? 400। फ्लोर मिल्स के लिए क्या हुआ? 200। बेकर्स के लिए 200। शॉपकीपर के लिए 100। और इन सब को प्लस कर दो तो क्या बनता है? 4 2 6 2 8 1 900। जितना मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है सबको देख लो, ये कौन सा है? ये जितना ब्लू वाला है ना, ये सारा क्या है? ये सारा है आपका वैल्यू एडेड मेथड। और दोनों मेथड से जीडीपी सेम आएगा। वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ? कि जितना हर स्टेज में वैल्यू एडिशन हुआ है उसको प्लस कर दो। और फाइनल आउटपुट क्या हुआ? जो गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंचा, जो प्रोडक्शन की सारे बाउंड्री को क्रॉस कर गया, अब उसमें और कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, अल्टीमेटली अब उसको कंज्यूमर यूज ही कर सकता है, उसी को हम फाइनल आउटपुट बोलते हैं। और सारे फाइनल आउटपुट को प्लस कर दो, जीडीपी निकल आता है। और उस मेथड को क्या बोलते हैं? फाइनल आउटपुट मेथड बोलते हैं। अब मैं नहीं आगे जाऊंगा जब तक मैं आपसे पूछ नहीं लूँ और आप मुझे जवाब ना दे दो। बताओ फाइनल आउटपुट क्या कहते हैं? आप कहोगे सर एक गुड्स जब बनने लगता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। हर स्टेज में जहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरता है, उस हर स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जब वो प्रोडक्शन की उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है जहाँ के बाद उसमें अब कोई और चेंज नहीं पॉसिबल है, अब उसको यूज ही करना पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने शर्ट पहन रखा है, ये शर्ट पहले क्या रहा होगा? कपड़ा। कपड़ा से पहले क्या रहा होगा? धागा। धागा से पहले क्या रहा होगा? कॉटन। कॉटन अल्टीमेटली कौन उगाता है? किसान। किसान कॉटन किसको बेच दिया? यार्न वाले को, जो धागा बनाते हैं। उसने किसको बेच दिया? जो गारमेंट्स में काम करते हैं, कपड़े बनाते हैं, उसने किसको बेच दिया? जो कपड़े सिलते हैं। और कपड़ा जब सिल गया, प्रेस हो गया, कवर बन गए पूरे, अल्टीमेटली अब क्या होगा? अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, अल्टीमेटली उसको हम खरीदेंगे, आप खरीदेंगे और पहनेंगे। ये फाइनल गुड्स हो गए। तो पिछले क्लास से लेकर के आज की क्लास तक मैं हर क्लास में घुमा फिरा करके लगभग एक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें आगे भी बढ़ रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप मेथड भी सीखते जाएंगे और रिवीजन भी साथ साथ करते जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। किसकी? ये बात रही फाइनल आउटपुट की। अब बात आती है, मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप क्या कहोगे? क्या शुगर फाइनल गुड्स है? सर शुगर फाइनल गुड्स है अगर ये कंज्यूम करता है कौन? कंज्यूमर। हमारे किचन में है, आपके किचन में है, तो ये फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर शुगर का इस्तेमाल कौन करता है? हलवाई का दुकान करता है, किसके लिए? मिठाई बनाने के लिए, तब ये फाइनल गुड्स नहीं है, तब ये इंटरमीडिएट गुड्स है। लड्डू क्या है? सर लड्डू तो फाइनल गुड्स है। लड्डू खाने का मन करता होगा ना, मुझे कुछ मिठाई खाने का पसंद है, लेकिन आजकल हम खा नहीं पाते हैं, ये कोरोना के चक्कर में बाहर निकलते हैं तो डर लगता है, इसलिए खाते नहीं है। लेकिन अदरवाइज मिठाई तो पसंद है। लेकिन जो भी मिठाई दुकान पे आप मिठाई देखते हैं उसको और किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उसको तो हमको और आपको ही खरीदना है, तो वो क्या हो गया? अल्टीमेटली फाइनल गुड्स हो गए। अब और कोई एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा समय पड़ा है, आप ढेर सारे एग्जाम्पल समझिए, सुनिए, अपने दोस्तों में डिस्कस कीजिए, अपने मन में डिस्कस कीजिए और कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए अगले बात करते हैं किसकी? वैल्यू एडेड की। वही बात हो चुकी है, हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन होता है उन सबको प्लस कर दो। चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड से निकालो, चाहे आप फाइनल आउटपुट मेथड से निकालो, अल्टीमेटली एक ही अमाउंट आएगा और वो क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। यस सर। आइए, एक बड़ा अच्छा सवाल दे रखा है, वो सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए जी बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आने वाले हैं। आइए न्यूमेरिकल्स देखिए। आप अगर खुद भी देखना चाहते हो तो पेज नंबर लिख लीजिए, पेज नंबर 86। क्या है सर बताइए।
अब मुझे थोड़ा सा आराम से बोलना है क्योंकि कुछ नई बात आपको दिखा रहा है न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी which consists of only two firm, find out value added by firm A and firm B। निकालना है वैल्यू एडेड किसका, फर्म ए का एंड फर्म बी का। ये वैल्यू एडेड निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये तो इसका ए पार्ट हुआ। पहले ए पार्ट की बात करता हूँ ना, फिर बी पार्ट की बात करूँगा। बी पार्ट सवाल तो कम से कम लिख देते हैं। क्या कहता हो, जीडीपी एफसी कह रहा है, जीडीपी एफसी कह रहा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। दो क्वेश्चन हो गए। अब आप भी थोड़ा स्थिर हो जाइए। थ्योरेटिकली किसी बात को समझना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने लगते हैं थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप कहते थे, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि आईपीएल मैच आ रहा है, अब उसको हम देखेंगे। घर में बैठकर आईपीएल मैच देखना, किसी फील्डर से कैच छूट जाए तो उसके बारे में कमेंट करना, कोई जल्दी आउट हो जाए उसके बारे में कमेंट करना, बड़ा आसान होता है। लेकिन जब फील्ड पे बंदा खेलता है ना, तब सही मायने में पता चलता है कि एक्चुअली है क्या चीज़। तो आप घर बैठ के जब आईपीएल देखते हो तो थ्योरेटिकली देखते हैं, और जब फील्ड में जाकर खेलते हो तो क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है। तो आइए प्रैक्टिकल बात करते हैं आपसे। पहला देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, सेल्स बाय फर्म ए। अब बात कर रहा हूँ पहले किसकी, फर्म ए की। क्या सर इस तरह का सवाल आएगा? यस आएगा। सेल्स, फर्म ए का सेल्स कितना है? फर्म ए का सेल्स है 100। अभी सिर्फ फर्म ए की बात कर रहा हूँ। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, इसके परचेजेज कितने हैं? इसके परचेजेज हैं 40। सॉरी, बिल्कुल सही बात। सेल्स बाय फर्म बी छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 20। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 25। मज़ा आ गया। सेल्स 100, परचेज 40, क्लोजिंग स्टॉक 20 एंड ओपनिंग स्टॉक 25। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक? पक्की बात? यस। अब मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक से सिर्फ ये बता दीजिए कि चेंज इन स्टॉक कितना है। बताइए बच्चा जल्दी से। बच्चा यार पिछली क्लास में समझाया था मैंने आपको, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और वो क्या है 20 माइनस 25, तो कितना आ गया? -5 आ गया। यस सर। अब ये बताइए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? आपको कसम है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। क्या सर, क्या बताया था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा, मैं क्या कह सकता हूँ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बताइए जी बच्चा, सेल्स कितना है? 100 है, चेंज इन स्टॉक कितना? -5 है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 95 आ गया। अब मैंने कहा था बताओ वैल्यू एडेड कितना होता है? आप अब तो कसम से बताओ क्या होता है? मैंने कहा था वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसी बात करते हो बच्चा यार। अब माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बात है सर, क्या बात है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? 95। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है? सर नहीं दिया हुआ है। तो क्या करें, अब छोड़ दें सवाल को? छोड़ दो। आप बता सकते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? भाई साहब जो ये परचेजेज है ना, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। कैसे सर? चलो हलवाई की दुकान की बात करते हैं। हलवाई की दुकानदार ने क्या किया, 100 रुपीज़ का मिठाई बेचा, लेकिन मिठाई बनाने के लिए उसने क्या किया, 40 रुपये का चीनी परचेज किया। चीनी मतलब शुगर। हो गई नहीं समझ में बात? समझ में आ गई ना? हलवाई का दुकान चलाने वाले बंदा अपने मिठाई को बनाने के लिए कोई भी चीज़ परचेज करेगा तो वो क्या होगा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होना है। कैसी बात करते हो आप? कुछ जवाब नहीं देते हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप लोग जवाब दीजिए, जवाब देना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे अकेले हम बोलते रहेंगे क्लास में? बोलो। ठीक है बताइए, जो परचेज किया फर्म ए ने, वो परचेज क्या अल्टीमेटली? बताओ जल्दी से, अभी तो बताओ वो परचेज क्या है?
अरे एक शब्द बोल दो तो, क्या है परचेज? चलो जी बच्चे, बताइए मनन, ये जो परचेजेस किया फर्म ए ने, ये परचेज क्या है? इस परचेज को आप क्या कहोगे? इस परचेज को हम क्या कहेंगे, इसका क्या नाम देंगे? क्या बात है, इतना देर के बाद जवाब दिया आप लोगों ने। इसी को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, या क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। बताइए कितना हो गया? 40। 40 को माइनस कर दीजिए तो अल्टीमेटली यहाँ कितना आ गया जीडीपी इसका, सॉरी वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया 55। अगर सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हो तो ये सारा छोटे छोटे फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा आपको, याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सक्सेसफुली इसको नहीं कर पाएंगे। आइए, किसके बारे में बात करते हैं आप? फर्म बी के बारे में। फर्म बी के बारे में सारा जवाब आपको देना है। फर्म बी के बारे में सब कुछ आपको बोलना है। आप बोलेंगे तब तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। बताओ फर्म बी का सेल्स कितना है, जल्दी देख के बताओ। अरे मैं आपको क्लास में क्यों इन्वॉल्व करता हूँ? अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आप जगे रहेंगे, नहीं तो सो जाएंगे यार। मैं बता रहा हूँ आपको ना। सेल्स कितना फर्म बी का, देख देख के बताओ। फर्म बी का सेल्स कितना है? 200 है। जो बुक आपने पिछले क्लास में बताया था ना, वो बुक आपका है, आप दिखाए क्यों नहीं? मैंने कई बार कहा मुझे फ़ोटो भेजना था, भेजा ही नहीं आपने। हाँ ढूंढो। फर्म बी का सेल्स कितना है? 200। बताइए फर्म बी का परचेज कितना है? मनन के पास तो बुक है ना, मनन क्यों नहीं बोल रहा है? बकवास वाली बातें करते तो पूरा क्लास बिता देगा वो, लेकिन पढ़ने की बात करो तो पता नहीं माइक ऑन करके कहीं चला गया होगा लगता है। परचेजेस कितना है? बोलो जी बोलो। परचेज फर्म बी की कितनी है? परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी 60 है। क्या बात है जी। इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक है 25, सॉरी 35। और ओपनिंग स्टॉक कितना है? 45। ओपनिंग स्टॉक है 45, 35 एंड 45। कोई गिला शिकवा तो नहीं है? बताओ जल्दी से। सब कुछ समझ मारी आपको? यस। अब बताइए यहाँ चेंज इन स्टॉक क्या होगा? चेंज इन स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। अरे अभी तो कुछ देर पहले बताया था, माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये छोटे से सवाल में पूरी क्लास बिता दोगे। 45 माइनस 35 क्या आ गया? 10 आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है बेटा जान, जल्दी बताओ। क्या होता है बोलो? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या बात है सर, क्या बात है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आ जाओ जी। अब किसकी बात करते हैं सर? सेल्स कितना है? सेल्स कितना है सर? सेल्स है 200। और चेंज इन स्टॉक कितना है? बोलो जी बोलो। 10 है। तो ये कितना हो गया? 210। अब 210 आ गया आपका ना वैल्यू ऑफ आउटपुट। बताइए वैल्यू एडेड कितना होगा? मज़ा आ गया सर। वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बात है। बताओ जी, ये कितना है? 210 है। अब माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? बोलो जी। सर वो तो दे रखा है, परचेजेस 60 है। 60 को यहाँ से माइनस कर दो, मज़ा आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 150। मज़ा आ गया। 150। अरे कैसी बात कर, तो 130 क्यों आ रहा है? 130 क्यों आ रहा है? कुछ मिस्टेक हुआ है? जल्दी बोलो। 210 माइनस परचेजेस कितनी है? 60। अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 35, ओपनिंग है 45। अच्छा यहाँ मिस्टेक हुआ, ये 35 है और ये 45। इसका मतलब -10 हो गया। -10 मतलब यहाँ माइनस होगा, मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 190। 190 यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 130। 130 हो गया। मज़ा आ गया।
ठीक है सर। अब बताइए, दोनों फर्म का अलग अलग निकल गया? यस सर। इसके बाद सवाल ने क्या पूछा आपसे? सवाल ने पूछा ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैंने दोनों फर्म का वैल्यू एडेड अलग से निकाल दिया, क्या लिखोगे? वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड एडेड सॉरी ऑफ फर्म बी। क्या हो गया ये दोनों मिला के? बताओ कितना था फर्म ए का? 55। इसका कितना? 130। दोनों मिला के कितना आ गया? 185। क्या बात है जी, 185 आ गया। क्यों बार बार ऐसा करते हैं हम यार? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? उसका कितना था? 55 उसका है। ठीक है ठीक है। आपको याद है मैंने क्या कहा था? जब ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं तो वो किस वैल्यू पे आता है? वो आता है मार्केट प्राइस पे। आपको अब तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच सच बोलना चाहिए। आपको याद है मैंने कहा था पिछले क्लास में कि जब तक गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, और जब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाता है तो उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। और जब कंज्यूमर वो गुड्स को खरीद लेता है तो इसका मतलब उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी एडेड है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी एडेड है इसका मतलब वो मार्केट प्राइस है। क्या बात करते हो? फाइनल गुड्स का मतलब होता है गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर, और गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर का मतलब होता है ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स वॉट एडेड। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड का मतलब क्या हो गया? वो हो गया आपको कौन सी? मार्केट प्राइस। और इसका मतलब है कि ये क्या निकला? ये निकला मार्केट प्राइस। ये GVA मार्केट प्राइस निकला। ग्रॉस वैल्यू एडेड किस पे निकला? मार्केट प्राइस पे निकला। इसको क्या कह सकते हैं? इसको GDP कह सकते हैं, मार्केट प्राइस पे। और सवाल ने पूछा आपको GDP एट फैक्टर कॉस्ट। सवाल ने पूछा GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट मार्केट प्राइस दे रखा है, इसमें से क्या माइनस करेंगे कि ये GDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा? अब आप मुझे बताइए, मैं कुछ नहीं कह सकता, बताइए। GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, GDP एट मार्केट प्राइस दे रखा है, क्या माइनस करोगे? सर मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ग्रॉस यहाँ भी है, ग्रॉस यहाँ भी है, डोमेस्टिक यहाँ भी है, डोमेस्टिक यहाँ भी है। अंतर किस बात की है? यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? सर मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। मज़ा आ गया? बताइए, इसमें तो ये 185 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? दे रखा है आपको 30 है। अगर नेट वर्ड नहीं लगा रखा है, सिर्फ टैक्स पेड लगा रखा है सॉरी, तो उसी को नेट मान लेंगे। अदरवाइज नेट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट का फॉर्मूला होता है टैक्स पेड माइनस सब्सिडी। लेकिन अगर टैक्स पेड दे रखा है, सब्सिडी नहीं दे रखा, तो सब्सिडी क्या मान लोगे? जीरो मान लोगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो अल्टीमेटली GDP FC क्या आ गया? ये आ गया 155। मज़ा आ गया। थोड़ा वो टाइम लगा तो लगा, क्यों लगा? क्योंकि पिछले क्लास से लेके आज की क्लास, इससे पिछले क्लास, उससे पिछले क्लास, जब तक मैंने 3 क्लास अभी तक पढ़ा रखे हैं ना, अभी तक एक भी न्यूमेरिकल्स इस बेसिस पर मैंने नहीं कराया था आपको। अच्छा हुआ कि मुझे न्यूमेरिकल्स करने का मौका मिला और आपको समझ में आया। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। लिखिए यहाँ पे, पहले सवाल को तसल्ली से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके इन्फॉर्मेशन को उतारेंगे, और उतारते उतारते दिमाग में कैलकुलेशन भी चलता रहेगा। ये तरीका होता है। आइए जी, देखिए क्या सेकंड क्वेश्चन, मज़ा आएगा। आप भी अपने साथ साथ लिखते जाइए रजिस्टर पे वहाँ पे, और मेरे साथ साथ कीजिए तो मज़ा आने वाला है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको नेशनल इनकम भी निकालना है। आप जानते हैं अगर कोई एक चीज़ निकल गया ना, दूसरा भी निकल जाएगा, अगर मेरे पास जानकारी सारी दी हुई है तो। कैसे सर? आओ बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, जानकारी लिखो क्या क्या दे रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, देखिए 3 सेक्टर है यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। कल इसके बारे में बात हुई थी आपसे। प्राइमरी सेक्टर की आउटपुट कितनी है? 800। सेकेंडरी कितना है? 200। और टर्सरी का कितना है? 300। और बताओ टोटल कितना है? टर्सरी थोड़ा अंदर लिख लो। टर्सरी सेक्टर है 300। और बताओ जी, बताओ टोटल कितना है? टोटल है 1300। मज़ा आ गया। ठीक है जी। अब और सवाल अगले पेज पलटिए, देखिए क्या सवाल लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड। अब देखिए इंटरमीडिएट, ये क्या था? इसका ये आउटपुट था। अब इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट में शॉर्ट में लिख दिया INT। अब समझिए इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ है। यहाँ कितनी है? 400। यहाँ कितना है? 100। और यहाँ कितना है? 50। टोटल मिला कितना है? 4 1 550। अभी जस्ट मैंने कहा आपको आउटपुट में से क्या माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट तो क्या मिल जाएगा? अरे बोलो ना, अभी तो जस्ट कहा है आउटपुट में से क्या माइनस करो इंटरमीडिएट तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा वैल्यू एडिड। उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे GDP। किस पे? मार्केट प्राइस पे। उसी बोलेंगे GDP मार्केट प्राइस। यस सर। तो कर लो, देखो क्या हुआ। 13 में से 550 माइनस करो, 750 आ गया। कितना आसानी से निकल गया, 750। ठीक है। अब आपको पहले यहाँ तक लिख लो। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है? वो कहता है नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम NNP किस पे निकालो? फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे। ये लिखा नहीं है तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या जानकारी आपको दे रखी है, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। मुझे नहीं पता मेरे पास क्या क्या जानकारी है, किस पे निकालने के लिए कह रहा हो। तो अभी मैं NNP लिख के छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे दिया क्या है? मुझे दिया हुआ है GDP MP। अगर ये कहेगा NNP फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो अब आपको सच सच बोलना चाहिए कि मैंने कितना संघर्ष करके, कितना मेहनत करके, कितनी क्लासेस में ये बात सिखाई है आपको। कितनी क्लासेस? देखिए, अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना तो माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में करना तो क्या करेंगे? NFIA प्लस करेंगे। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। किसी बच्चों को पढ़ाई लिखाई से मतलब हो, उसको इंटरेस्ट हो जानकारी से, कॉन्सेप्ट से, तो मज़ा आ जाएगा उसको। अब हम देखते हैं मेरे पास जानकारी क्या क्या दे रखा है। ये 750 दे रखा है। क्या डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? मैं ढूंढता हूँ सवाल को। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय द सेक्टर। ठीक है, देखता हूँ। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर्स। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब समझते हो? फर्नीचर का कंजम्पशन, बिल्डिंग का कंजम्पशन। क्या कोई बिल्डिंग को कंज्यूम करता? नहीं, उसकी वैल्यू घटती है। उसी घटने को हम कंजम्पशन कहते हैं, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान गए जी? तो मैंने क्या कहा? जो भी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर है, अगर बुक में लिखा है फिक्स एसेट का कंजम्पशन, मतलब उसकी वैल्यू गिर रही है। गिर रही है मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 80। बार बार कह रहा हूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। आगे सर, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, NFIA क्या होता है? ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या होता है? जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से कमाते हैं हम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और माइनस क्या करेंगे? इनकम टू अब्रॉड, जो यहाँ से पैसा बाहर भेजते हैं वो माइनस कर देंगे, और जो बाहर से हमारे यहाँ आता है उसको प्लस कर देंगे। बताओ कितना बाहर से आया? फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो है आपका 10। और बाहर कितना पे किया? 20।
इसका मतलब NFIA क्या हो गया, माइनस में आ गया। जितना हम कमाते नहीं है बाहर से उससे ज़्यादा हम पे कर देते हैं, तो ये माइनस में आ गया। NFIA आया माइनस में, तो क्या करोगे, -10। मज़ा आ गया। अब बात आती है NIT की। NIT का बात मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था, क्या होता है, टैक्स पेड माइनस सब्सिडी। टैक्स पेड बताओ कितना बच्चा यार, जल्दी बोलो। सर टैक्स पेड तो दे रखा है, कितना, इनडायरेक्ट टैक्स पेड, इनडायरेक्ट टैक्स ही लेंगे यहाँ पे, हम बार बार बोलते नहीं, लगे इनडायरेक्ट टैक्स ही है। कितना है, 50 है, और सब्सिडी कितना है, 20 है, तो कितना हो गया ये, 30। क्या हो गया, 30। ठीक है, तो ये हो गया NIT, 30 हो गया। अब आप समझिए, ये 30 है, 30 यहाँ क्या कर दिया, माइनस 30 या माइनस GDP MP में से माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर जाएगा, NNP फैक्टर कॉस्ट। बताओ कितना आया ये, 750 माइनस 80 माइनस 10 90 माइनस 10 100 650 हो गया, -20 630 हो गया। मज़ा आ गया। ये 630 आपका हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम कह सकते हैं एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस सवाल के हेल्प से आप क्या किए, कन्वर्जन भी सीखते चले आ रहे हैं। अभी और भी बहुत सवाल आएगा करने के लिए, देखेंगे तब की तब। आइए अब आकर के यहाँ पे क्या हुआ है आपका, यहाँ पे आकर के वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट हुआ है। आइए अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर आकर के आपका वैल्यू एडेड मेथड क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हो, यस सर। अब नेक्स्ट मेथड लिखिए आप, क्या है, नेक्स्ट मेथड आपका है इनकम मेथड। इनकम मेथड, ठीक है बच्चे, तो ये इनकम मेथड है। और यहाँ मैं चाहता हूँ लिखिए आप क्लास नंबर, क्लास नंबर कौन सी होगी बताइए जल्दी से, 4th होगी। जब हम 4th क्लास में कल मिलेंगे तो इनकम मेथड को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सेम टाइम पे मिलेंगे। अभी आप वेट करेंगे, मैं आपसे और बात करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।